नाज़रीन आदाब, मैं हुसैनाई टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भूटान के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से किया खिताब, हिंद भूटान रिश्तों की मजबूती पर दिया जोर। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा हजारीबाग में ही रहेंगे कैद, अदालती तहवील में 28 जून तक इजाफा। इराक के तिकरित में मिलिटेंटों ने 1700 शिया अफराद के कत्लेआम का किया दावा, अमरीका ने इराक के अवाम से मुत्तहिद होने की अपील। पुडुचेरी में रोजाना सुनहरा राजस्थान की पुडुचेरी एडिशन की लॉन्चिंग तकरीब, चैनल हेड जगदीश चंद्र बतौर मेहमान खुसूसी हुए शरीक। फीफा आलमी कप में मेसी के शानदार गोल की बदौलत अर्जेंटीना ने बोस्निया को दी शिकस्त, फ्रांस ने शानदार जीत से की शुरुआत। नाज़रीन, बुलेटिन की शुरुआत से पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं भूटान के थिम्पू, जहां पर वजीर खारजा सुषमा स्वराज मीडिया से बात कर रही हैं। आपसे कहा कि मैं क्या बातचीत हुई इसके बारे में यहाँ नहीं बोल रही, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है। इससे किस किस विषय पर बात हुई और क्या क्या बात हुई, वो संयुक्त तौर से भारत और भूटान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रहा है। वो स्टेटमेंट आप देखिए, मैंने केवल वो बातें ली जो जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं आ सकती, क्योंकि हम क्या भावना लेके जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं हाईलाइट्स की बात करूं, और वो तो नहीं लिख सकते कि किंग पर्सन सुपरवाइज और पीएम वेज, लेकिन हम लोग इससे टच हैं, हम इससे अभिभूत हैं। मैंने वो कहा, मैंने कहा कि एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग एंड एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, ये मेरा आकलन है, यानी भारत का जो टीम आई है उसका आकलन है, भारत के प्रधानमंत्री का आकलन है। तो मैंने वो बातें जो जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं आ सकती, लेकिन भारत के लोग इस भावना को लेकर जा रहे हैं, मैंने केवल वो बातें कही। डायलॉग किन चीजों पर हुआ, उसमें क्या निकल कर आया, वो सारी बातें आप थोड़ी देर इंतजार करें, जॉइंट स्टेटमेंट में आएंगी। Some of our Bhutanese friends would like to ask a question. Campaign, like the Prime Minister is really savvy. He said the present government would reduce all this help in every country, and so now we are worried parts Can you repeat loudly? okay, Reduce help to neighbors, we never said. Please speak again. like here you will reduce the subsidies and No, he never said. Rather, I told you that he said that the commitment made by the earlier government will be fulfilled in toto, and I also said that he stated there that this commitment was not made by the government, the previous government to the present government. These commitments are always made by one country to the other country. And therefore, whatever commitment India has made to Bhutan, we will fulfill in toto. Last two questions. Yes. हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट Just a minute, please. आज ही प्राइम मिनिस्टर ने भूटान में जो है हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए फंड स्टोर रखा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में डिले जो एक कंसर्न रहा है भूटान में, क्या ये गवर्नमेंट से एक्सपेडाइट करवाएगी प्रोजेक्ट्स? वो तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीड में विश्वास करते हैं, और वो हर चीज को कहते हैं कि जल्दी जल्दी हो। उनके जो 3 मंत्र आए, स्केल और स्पीड, वो सब पर लागू होते हैं, तो गति तो पकड़ेगी। ये प्रोजेक्ट्स जो यहाँ हो रहे हैं भूटान में, वो हमारे शासनकाल में गति पकड़ेगी। Last question. Ma'am, the Prime Minister in his address to the Parliament said that strong and prosperous India is in favor of its neighborhood South Asia, and Prime Minister took his oath in the presence of SAARC heads of the state. The SAARC focus continues, so what shape is it going to take in near future? When he says strong and prosperous India is in favor of SAARC countries, similarly, prosperous and stable governments in our neighborhood is also in favor of India. This is our vision. Last one, please. That's it. Thank you, ma'am. Yesterday's press release from the Government of India said that relations with Bhutan will be a key foreign policy of my government. And another statement was about you'll be discussing the entire gamut of bilateral relations. In this context of this whole visit, I would like to know how can you expect, how do you see this whole relations being strengthened? Wait for a few minutes for that joint statement. You see the roadmap also.
But if you could kindly elaborate a little more on I cannot. key form When there is well, an authentic joint statement is being issued, I should not speak on this. Well, thank you very much. With that, we come to the end of this discussion. Thank you. नाज़रीन, आप सीधी तस्वीर देख रहे थे भूटान के थिम्पू से, जहां पर वजीर खारजा सुषमा स्वराज मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क के दरमियान अच्छे मरासिम रहे, यही हमारा मकसद है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वजीर खारजा के भूटान के दौरे का ये दूसरा और आखिरी दिन है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने भूटान दौरे के दूसरे दिन भूटान पार्लियामेंट के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने इस मौके को उनकी खुश नसीबी करार दिया। वजीर आजम ने अपने खिताब में भूटान के शाही खानदान की भूटान के अवाम के हुकूक की अदायगी के लिए मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में मोदी ने मुस्तकबिल में तवानाई और सिक्योरिटी को सबसे अहम मौजू करार दिया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंद भूटान ताल्लुकात को अहम करार दिया। भारत के नागरिकों ने विकास के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए जनादेश दिया है। और जैसे अभी आदरणीय स्पीकर महोदय बता रहे थे कि भारत जितना सशक्त होगा उतना ही भूटान को लाभ आएगा। मैं उनकी बात से जब सहमत हूं। न सिर्फ भूटान, लेकिन भारत के सशक्त होने से, भारत के समृद्ध होने से इस पूरे भूखंड में विशेष करके 7 देशों की भलाई के लिए भारत का सुखी संपन्न होना आवश्यक है। तभी जाके भारत अपने छोटे छोटे देशों की कठिनाइयों को दूर करने में काम कर सकता है। उनकी मदद से पड़ोसी देश कहा जाए, पड़ोसी देश की पहली नजर अपने पड़ोसी पर चल जाए। अब पड़ोसी का भी पड़ोसी धर्म निभाना एक कर्तव्य बन जाता है। लेकिन अगर भारत में जुड़ा होगा, भारत की शक्तिशाली नहीं होगा, भारत में आर्थिक समस्याओं को दूर कर रहता होगा, तो अड़ोस पड़ोसियों के सुख की चिंता कैसे कर सकते। और इसलिए भारत के आसपास से सभी साथियों का, मित्रों का, पड़ोसियों का कल्याण हो, उसके लिए भी भारत हमेशा जागरूक रहा है, भारत हमेशा प्रयत्नशील रहा है। जब हमारी नई सरकार हुई, हम बहुत ही काम हुए, हमने 4 देशों के नेताओं को वहां बुलाया और सबके सब प्रमुख लोग वहां उपस्थित रह करके हमारे राष्ट्र की शोभा बढ़ाई। भूटान का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, भूटान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे के पहले रोज भूटान के शाह और वजीर आजम से मुलाकात की थी। इस मौके पर मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तान भूटान की तरक्की और खुशहाली के लिए वादाबंद है। वजीर आजम ने दोनों ममालिक की दोस्ती को B2B यानी भारत भूटान से ताबीर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने पहले 2 रोजा गैर मुल्की दौरे पर भूटान में हैं। मोदी के दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। मोदी ने भूटान के शाह और वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अपने सबसे करीबी पड़ोसी मुल्क को यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान भूटान की तरक्की, खुशहाली और खुशी के लिए वादाबंद है। मोदी ने कहा कि हमारे पासपोर्ट के रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच एक है। हिंदुस्तान और भूटान एक दूसरे के लिए बने हैं। भूटान वासियों को विश्वास दिलाता है, चाहे आर्थिक विकास का विषय हो, चाहे यहाँ युवा पीढ़ी की शिक्षा दीक्षा की जो चिंता हो,
चाहे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का विषय हो, चाहे दुर्गम को बढ़ावा देने की बात हो, या चाहे पूरे भूभाग में शांति और सुरक्षा का विषय हो, भूटान और भारत मेज पर नीचे लगे। अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए भूटान का इंतखाब करके मोदी ने कई एक इशारे दिए हैं। सबसे पहला इशारा ये माना जा रहा है कि वजीर आजम पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद वुसअत लाना चाहते हैं। वजीर आजम ने भूटान से ताल्लुकात को B2B यानी भारत भूटान से ताबीर किया। वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। वजीर आजम के साथ इस दौरे में वजीर खारजा सुषमा स्वराज, खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि चीन ने भूटान के साथ सफारती ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए कोशिशें तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। साबिक मरकजी वजीर व बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा हजारीबाग में ही कैद रहेंगे। यशवंत सिन्हा की अदालती तहवील में 28 जून तक तौसी कर दी गई है। वाज़ेह है कि बिहार के हजारीबाग में यशवंत सिन्हा ने रन पार्लियामेंट रहते हुए बिजली कटौती के खिलाफ मुहिम चलाई थी और JM को यरगमाल बनाया था। इस मामले में यशवंत सिन्हा समेत 51 अफराद पर कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में नज्म जब्त की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। रियासत में गुज़िश्ता कुछ दिनों में बीजेपी और दीगर पार्टियों के लीडरों का कत्ल जैसे आम बात हो गई है। अब हालत ये हो गई है कि तशद्दुद पसंद अनासिर पुलिस एहलकारों को निशाना बना रही है। फिरोजाबाद में नामालूम बंदूक बरदारों ने 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हम डीआईजी साहब, SSP साहब सभी बैठे हुए थे और सभी लोग काउंटिंग करने का प्रयास भी किया गया। जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 3 टीमें विशेष टीमों के रूप में गठित कर दी गई है जिनका नेतृत्व क्षेत्राधिकारी करेंगे। कानपुर में ख्वातीन के साथ चलती ट्रेन में छेड़खानी का वाकया पेश आया है। जब ख्वातीन ने छेड़खानी की मुखालिफत की तो बदमाशों ने 4 ख्वातीन को अगवा कर दिया। ख्वातीन ने इस वाकये के खिलाफ एहतजाज करते हुए कानपुर रेलवे स्टेशन पर GRP थाने का घेराव किया। जरा के मुताबिक इटावा की रहने वाली ग्रीन गैंग की ख्वातीन एक तकरीब में शिरकत के लिए लखनऊ गई थी। कानपुर और लखनऊ के दरमियान चलने वाली मेमो ट्रेन से ये ख्वातीन वापस आ रही थी। लखनऊ और कानपुर के बीच कुछ बदमाश ट्रेन में सवार हुए और ख्वातीन के साथ छेड़खानी करने लगे। मुखालिफत करने पर इन ख्वातीन के साथ बदमाशों ने मारपीट की और 4 ख्वातीन को अगवा भी कर लिया। कानपुर आने पर ख्वातीन ने जमकर हंगामा आराई की और थाने का घेराव किया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं मुख्तलिफ सियासी जमातों ने यूपी की नज्म जब्त सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। बेखौफ अपराधी, बेलगाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, भ्रमित नौकरशाही, मजबूर मुख्यमंत्री और बेपरवाह सरकार उत्तर प्रदेश की नियति बन गई है। देखिए, सिर्फ बीजेपी के लोगों का मर्डर नहीं हुआ है और भी दूसरी पार्टियों के लोगों पर भी इस तरह का अटैक हुआ है और ये तो सभी लोग मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मसला है और इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है और मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। नहीं, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, दोनों जगह अराजकता व्याप्त हो चुकी है। दोनों प्रदेशों में एक सीमा से ज्यादा अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। महिलाओं पर अत्याचार दुराचार हो रहा है, सरकारी कर्मचारी मारे जा रहे हैं, जनता भयाक्रांत है, सरकार अपने आप में मस्त है, सरकार का इकबाल कहीं नहीं दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, इन सरकारों से यहाँ के प्रदेश की जनता का विश्वास उठ चुका है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद रुख करेंगे कुछ और खबरों का। रोजनामा सुनहरा राजस्थान की पुडुचेरी एडिशन की लॉन्चिंग के सिलसिले में पुडुचेरी के कम्बम कलाई अरंगम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ईटीवी उर्दू हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर राजस्थानी फनकारों ने सकाफती रक्स पेश किया। ईटीवी उर्दू हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्रा ने पुडुचेरी में मुनक्किदा एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रोजनामा सुनहरा राजस्थान के पुडुचेरी एडिशन की लॉन्चिंग के सिलसिले में इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। पुडुचेरी के वजीर आला NR रंगास्वामी और पुडुचेरी लोकसभा हलके से रुकन पार्लियामेंट राधा कृष्णन ने इस तकरीब में शिरकत की। पुडुचेरी में रहने वाले राजस्थानी लोग बड़ी तादाद में तकरीब में मौजूद थे। पुडुचेरी के वजीर आला NR रंगास्वामी ने रोजनामा सुनहरा राजस्थान के पुडुचेरी एडिशन का रस्म इजरा अंजाम दिया। रोजनामा सुनहरा राजस्थान के पुडुचेरी एडिशन की पहली कॉपी ईटीवी उर्दू हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्रा को दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए जगदीश चंद्रा ने मुल्क भर में रोजनामा सुनहरा राजस्थान के एडिशन की लॉन्चिंग पर अखबार के इंतजामिया को मुबारकबाद दी। उन्होंने मुल्क की तरक्की में भरपूर ताउन देने पर पुडुचेरी में मुकीम राजस्थानी बाशिंदों को भी मुबारकबाद दी। इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी परिवारों से मिलकर, यहाँ के सीनियर ऑफिसर से मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसा लगता ही नहीं है कि यह स्थान जयपुर से 2000 मील दूर होगा। ऐसा लगता है कि यह स्थान जयपुर से 200 मील दूर है। इतनी निकटता उत्तर भारत के बीच में, खास करके मारवाड़ी समाज और इस प्रांत के बीच में बहुत ही इम्प्रेस करने वाली है, बहुत ही प्रभावित करने वाली है। और जब यहाँ के आप सबसे मिला, देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग राजस्थान से जुड़े हुए यहाँ रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यहाँ के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इस मौके पर राजस्थान के फनकारों ने रवायती राजस्थानी सकाफती रक्स किया। हाजरीन ने रंगारंग प्रोग्राम का भरपूर अंदाज में लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। हिंदुस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि फायरबंदी की खिलाफ वर्जी और दरअंदाजी जारी रहने पर पाकिस्तान के साथ बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सनीचर को वजीर दिफा अरुण जेटली ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सूरत हाल को मामूल पर लाने जैसी सूरत हाल का खात्मा जरूरी है। वजीर दिफा अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे के इख्तिताम पर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर वजीर दिफा ने ये बात वाज़ेह कर दी कि हिंद पाक के बीच बातचीत के अमल को आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि LOC पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां और दरअंदाजी का सिलसिला बंद हो। For the situation to normalize, I think it's extremely important that these kind of violations which are taking place at the LOC must stop. That itself is a confidence building measure before any country can proceed further. चीनी फौज की तरफ से होने वाली दरअंदाजी के ताल्लुक से इजहार ख्याल करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज चीनी दरअंदाजी से निपटने के मामले में कोई समझौता नहीं करती। जो इंस्कर्शंस होते हैं, हमारे जो सैनिक वहां पर तैनात हैं, वो मौके के ऊपर उनको डील करते हैं। और इसलिए जो हमारी अपनी जमीन है, चाहे वो LOC है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके साथ किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देते। अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के इम्कानी खतरों के ताल्लुक से पूछे गए सवाल पर मरकजी वजीर ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज अमन को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह तैयार है। We have to watch the situation how it develops. With our level of preparedness, even though I am confident and optimistic, there is an element of caution because of these very kind of threats. कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी से मुतालिक अरुण जेटली का कहना है कि मरकजी हुकूमत
कश्मीरी पंडितों की वापसी और बाजाबादकारी पॉलिसी को हतमी शक्ल दे रही है। In fact, most political groups, why most? All political groups in the valley also support the idea of return and rehabilitation. And therefore, you'll have to wait for a few days for us to announce our further policy measures in that. अरुण जेटली वजारत खजाना का कलमदान भी अपने पास रखते हैं। उनका कहना है कि मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने के लिए सख्त फैसले करने की जरूरत है। That the situation on the economic front is challenging. We've had 2 continuous years of less than 5% growth. It's a sub 5% growth. You have a higher level of inflation. Your tax buoyancies have come down. And therefore, at this time, you will require to take some decisions to make sure that the economy is put back on the track. अरुण जेटली जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर शनिवार को श्रीनगर पहुंचे थे। इस मौके पर वजीर दिफा ने रियासती गवर्नर एन वोहरा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और फौज के आला उहदेदारों से रियासत की सिक्योरिटी और LOC की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया था। वजीर दिफा बनने के बाद अरुण जेटली का ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अदाकारा प्रीति जिंटा के साथ मुबैना दस्तदराजी मामले में प्रीति जिंटा को अपना बयान ईमेल करने को कहा है। जराये के मुताबिक मामले में पुलिस आज प्रीति जिंटा की जानिब से पेश किए गए 2 गवाहों से भी पूछताछ कर सकती है। मुंबई पुलिस प्रीति जिंटा का भी बयान रिकॉर्ड करना चाहती थी, ताहम प्रीति मुल्क से बाहर हैं। पुलिस जराये के मुताबिक जरूरी शवाहद इकट्ठा करने के बाद वो नेसवाडिया को समन जारी करेंगे। वाज़ेह रहे कि प्रीति ने जुमेरात की रात पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में IPL मैच के दौरान नेसवाडिया ने उन्हें जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की थी। अब रुख करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों का। इराक में तशद्दुद के लिए जिम्मेदार ISIL मिलिटेंट तंजीम ने इराक के तिकरीज शहर में इराकी फौज के लिए मुंतखब किए गए 1700 एयरफोर्स शिया मुलाजमीन के कत्लेआम का दावा किया है। अमरीका ने ISIL की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इराकी अवाम से मसलकी तनाज़े को पसे-पश्त डालते हुए मिलिटेंटों के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की है। अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान जेन साकी ने तिकरित में हुए कत्लेआम को गैर इंसानी अमल करार दिया और इस तरह की हरकत करने वाले दहशतगर्दों को खूनखार जानवरों से ताबीर किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की कार्रवाई में मुलव्विस अफराद को अमरीका, इराक और सारी दुनिया का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। इराक की धमाकू सूरत हाल के पेश नजर अमरीका ने किसी भी तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहने के लिए खलीज में अपने बहरी बेड़े को तैनात कर दिया है। इसके अलावा अमरीका ने बगदाद में अपने सिफारत खानों की हिफाजत के लिए फौज को भी तैनात किया है। इराक में बड़े पैमाने पर तशद्दुद फूट पड़ने के बाद हिंदुस्तान ने अपने शहरियों को इराक का सफर नहीं करने की सलाह दी है। इराक में मुकीम हिंदुस्तानियों की मदद के लिए 24 घंटे सरगर्म हेल्पलाइन का भी हिंदुस्तान ने आगाज किया है। सिक्योरिटी की अब तक सूरत हाल के पेश नजर इराक छोड़ देने के बारे में गौर करने का हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया गया है। इराक में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और लेवांट के सुन्नी जंगजुओं ने शुमाली बगदाद के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। जंगजुओं ने जुमेरात के रोज बगदाद कूच करने का अज़्म जाहिर किया था। इसी खदशे के तहत इराकी हुकूमत की अहलियत पर सवाल उठ रहे हैं कि वो जंगजुओं से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। इसी दौरान किरकुक पर तलाशी के लिए चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और यहाँ गाड़ियों की सख्ती से तलाशी ली जा रही है। हुक्काम का कहना है कि इतवार के रोज जंगजुओं ने तलफर शहर पर कब्जा जमाने की कोशिश की और यहां उन रॉकेटों की बारिश की जो उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते एक फौजी असलहा खाने से कब्जे में लिए थे। हुक्काम के मुताबिक रॉकेटों से आम शहरियों को काफी नुकसान पहुंचा। उनके मुताबिक शहर के सभी अस्पताल जख्मियों से भरे पड़े हैं। इसी दौरान बगदाद और पूरे शुमाली बगदाद से हुकूमत की कॉल पर शिया नौजवान रजाकाराना तौर पर फौज में भर्ती होने के लिए आए ताकि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के मिलिटेंटों से लड़ा जा सके। अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की।
عالمی فٹ بال کپ میں کل 3 مقابلے ہوئے۔ گروپ ای کے مقابلے میں سوئٹزرلینڈ نے ایکواڈور کے 2-1 سے شکست دی۔ 90 منٹ تک دونوں ٹیمیں ایک گول سے برابری پر رہیں، لیکن سٹاپیج ٹائم میں سوئٹزرلینڈ کے ہیری سیفروئک نے ایک گول مار کر اپنی ٹیم کو سنسنی خیز جیت سے ہمکنار کیا۔ وہیں فرانس نے ہانڈورس کو 3-0 سے شکست دی اور گول کے فرق میں سوئٹزرلینڈ سے برتری حاصل کی۔ دوسری جانب گروپ ایف کے مقابلے میں ارجنٹینا نے بوسنیا ہرزگووینا کو 2-1 سے شکست دی۔ ارجنٹینا کے میسی نے 65ویں منٹ میں انفرادی گول کر کے ارجنٹینا کو جیت سے ہمکنار کیا۔ بلٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ اس نیوز کو پیش کر رہے تھے تعاون کر رہے ہیں رامگڑھ سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔